यार ये तो मर गई है, गाड़ी किसकी है? भागने की कोशिश मत करना, मोबाइल को फोन लगाओ जल्दी। अरे चल, नशा करता है हाँ, और गाड़ी चला के बंदों को ठोकता है। चल अंदर। बोलो बोलो, जाने दो मुझे। वकील साहिबा, मेरी तो जिंदगी ही तारीक हो गई है। पुलिस मेरे मासूम बच्चे को पकड़ के ले गई और हवालात में बंद कर दिया। देखिए, ये जो पुलिस की फाइल आपने मुझे ला कर दी है, इसमें तो आपके बेटे ने एतराफ़ किया है कि गाड़ी वो चला रहा था उसे, लेकिन कुछ याद नहीं है कि हुआ कैसे एक्सीडेंट। और 2 गवाहों के भी बयानात लगे हैं जिन्होंने जाए वारदात पर उसे देखा, गाड़ी में कोई और नहीं था, वही लाश के पास खड़ा था। अब इस एतराफ़ी बयान और गवाहों के बयानात के बाद तो मुझे नहीं लगता मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। 2 दिन पहले मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया था। मेरे पास फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी मैं जाने की तैयारी ही कर रही थी तो इतनी देर में थाने से फ़ोन आ गया। देखिए, आप एक माँ होने के नाते सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, लेकिन आप उस विक्टिम की फैमिली के हवाले से भी तो ज़रा सोचिए। एक लड़की की जान चली गई है, उसके घर वाले कितने परेशान होंगे। आपके बेटे ने गलती की है तो उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। मुझ बेवा का वो इकलौता सहारा है और मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आप ही कुछ करिए, आप बचा सकती हैं मेरे रेहान को। बचा तो मैं नहीं सकती, सज़ा शायद थोड़ी बहुत कम हो सके। आप मुझे बताइए, आपके बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हुआ तो फिर तो ये और भी संगीन जुर्म बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास। इससे पहले कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है इसका? नहीं। कभी कोई FIR कटी है इसके खिलाफ? कभी नहीं। वो तो बहुत मोहतात होकर गाड़ी चलाया करता है और कभी कानून भी नहीं तोड़ा उसने। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस केस में। मैं अपने कुलीग शहरियार को भिजवाती हूँ थाने, वो आपके बेटे से भी मुलाकात कर लेगा और मैं खुद भी आयु से बात कर लेती हूँ। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है, एक लड़की की जान गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, मैं आप पे ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये है वो शख्स जिसकी मुजरिमाना गफलत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। क्या हलाक होने वाली लड़की की शनाख्त हो गई है? नहीं जनाबे वाला, उसकी शनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि उसका ना तो ID कार्ड पुलिस को मिला है और ना ही उसका सेल फोन। हाँ, फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी जिसकी इस बिगड़े हुए रईसजादे ने जान ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, आप इस केस के सिर्फ फैक्ट्स तक रहिए। मेरे क्लाइंट की किरदार कशी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। किरदार कशी? आमना कबीर साहिबा, आप शायद भूल रही हैं कि आपका क्लाइंट बद किरदार साबित हो चुका है, क्योंकि जनाबे वाला जिस वक्त ये हादसा हुआ ये शख्स ड्रग्स के जेर असर था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मेरा क्लाइंट ड्रग एडिक्ट है। सर, ये डिप्रेशन का मरीज है और अद्वियात के जेर असर था। सर, ही इज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू जनाबे वाला। ठीक है, नशे की लत में नहीं था, लेकिन दीवानगी के असर में था, क्योंकि इसे ना तो अपनी जिंदगी का एहसास है और ना ही किसी और की जिंदगी का एहसास। उस लड़की की जान लेने से पहले इसने एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब भी किया था, यानी खुदकुशी करने की कोशिश, जिसका गवाह इसका अपना दोस्त आमिर। मैं गुजारिश करूंगा कि जनाबे वाला आमिर को कटहरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। आमिर, आप तो रेहान के करीबी दोस्त हैं, तो आप जरूर जानते होंगे कि शख्स ने खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की। जी हाँ, दरअसल रेहान
गुज़िश्ता चंद रोज से डिप्रेशन का शिकार था। क्या? डिप्रेशन? डिप्रेशन कैसा भाई? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? हाँ, रेहान इरम नामी लड़की से मोहब्बत करता है और उसने इरम के घर रिश्ता भी भेजा था। अरे इतनी देर हो गई, आपने तो कुछ लिया नहीं। ये लीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ तो आपने बाजार से बासी मंगवा लिया, कुछ बच्ची से भी बनवा लिया होता ताकि अंदाज़ा तो होता कि कुछ घरदारी वगैरह आती भी है या नहीं बच्ची को। ऐसी बात नहीं है, इसके बाद खाना है। मेरी बेटी ने कबाब और बिरयानी भी बनाई है, माशाल्लाह शीर कोरमा भी। लीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आज बेटा इधर आ जाओ। ये मेरी बेटी इरम है, अब आप देखिएगा आपके घर को जन्नत बना देगी। बीबी, घर जन्नत बनता है बड़ों की दुआएं लेने से और उनकी खिदमत करने से, और जो बड़ों की इज्जत ना करें उनके नसीब नहीं जागते। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। देखिएगा ये अपने शौहर से ज़्यादा ना आपका ख्याल रखेंगी। बहन, मैं किसी के मोहताज नहीं। पूरे 1 लाख रुपए पेंशन आती है मेरे मरहूम शौहर की, और 3 दुकानों का किराया अलग। खुद को और अपने बेटे को पाल सकती हूँ तो आने वाली का बोझ भी उठा सकती हूँ। सुरैया साहिबा, मेरी बेटी इस घर पर बोझ नहीं है, ख्याल रखिएगा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? इकलौता बेटा है इनका। मेरे भांजे को लड़कियों की कमी थोड़ी है, वो तो आपकी लड़की ने उसे फांस लिया। अरे क्या बात कर रही हैं आप? किसी के घर रिश्ता ले जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह दिल आजारी की जाती है उनकी। भी ये आदमी तो इंतहाई बदतमीज किस्म का लग रहा है मुझे। ठीक कह रही हो तुम। बीबी, अपने शौहर को समझाओ, ज्यादा जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं लड़के की माँ हूँ, यहाँ आकर मैंने वैसे ही एहसान किया, और ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। चलो। कौन सा लड़का? तुम चुप करो। कौन सा लड़का? वो जो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ और अपनी माँ का मोहताज है। वो मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? कहने का मतलब क्या है आपका? इनके कहने का मतलब ये कि हमें आपके बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं है। आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं यहाँ से। क्या? जी। क्या कहा आपने? लड़की, तेरी वजह से आज मेरी पहली बार इतनी बेइज्जती हुई है। तू मेरे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। चलो। आपकी बेइज्जती आपके घमंड की वजह से हुई है। और बात सुन, मेरी बेटी आपके घर में कदम नहीं रखेगी। अरे जाए जाए यहाँ से। आप जैसे लोग तो बहुत, लड़कियों की कमी थोड़ी है। चले बात सकती हैं आप भी। चले आप भी। इस लड़के को पसंद किया, देख लिया कैसी बेइज्जती करके गई है वो हमारी। ओह, फिर तो वाकई बहुत बुरा हुआ। फिर इस रेहान ने अपनी वालदा से जरूर झगड़ा किया। हाँ, रेहान उस वाक़े से बहुत अपसेट था और वो घर छोड़कर मेरे यहाँ आ गया। उसने इरम से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इरम ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रेहान अपसेट हो गया। फिर उस शाम जब मैं दफ्तर से घर लौटा तो रेहान रेहान, रेहान क्या हुआ? रेहान, रेहान होश में आओ। रेहान, रेहान, रेहान। ओह शिट, इसे अस्पताल ले जाओ। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। फिर रेहान ने नींद की गोलियां खा ली थी। फिर मैं इसे इसी की गाड़ी के अंदर अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने मैदा साफ किया, फिर जाकर उसकी जान बची।
ओहो, अच्छा। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया और कहा कि हॉस्पिटल आ जाए। मैं समझा कि रेहान बेहोश है, लेकिन उसने सारी बातें सुन ली थी और वो गुस्से से पागल हो गया। तुमने फ़ोन किया तो हाँ, लेट जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं इस वक्त। तुम जानते हो, उनकी वजह से इरम मुझे छोड़कर चली गई। सारी खुशियाँ छीन ली उन्होंने मेरी। रेहान वो तुम्हारी वालिदा है, फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। फिक्रमंद होती तो आज नौबत ना आती। तू जानता है, माँ और दोस्त कोई काम नहीं आता। मैं चाह रहा हूँ इरम के पास। आप लेटे रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। छोड़े मुझे, लेट जाए। छोड़ो मुझे। रेहान कहाँ जा? लेट जाए आप। जा रहा हूँ मैं इरम के पास। रेहान, 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 कहाँ जा रहे हो? रेहान, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उतर जाओ तुम। रेहान, इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम हॉस्पिटल चलो। तुम उतर जाओ मेरी गाड़ी से। जाओ, उतर जाओ तुम। रेहान, मेरी बात सुनो। रेहान, रेहान। उस रोज रेहान बहुत गुस्से में था, मुझसे झगड़ने लगा और मुझे गाड़ी से उतार दिया। शुक्रिया, आप बैठ सकते। जनाबे वाला, उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। हमारे पास हादसे से पहले की सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है, जो मैं अदालत में जमा करवा चुका हूं। रेहान को ड्राइविंग सीट पर देख सकते हैं। इस फुटेज में गाड़ी बुरी तरह लहरा रही है, जिससे यह साबित होता है कि मुल्जिम का खुद पर कतई कंट्रोल नहीं था। और दीगर फुटेज को देखकर इस बात का हतमी तय्युन हो जाता है कि कार उसी बस स्टॉप की जानिब बढ़ रही है जहां ये खौफनाक हादसा पेश आया। जनाबे वाला, तमाम शवाहिद ये साबित करते हैं कि रेहान एक गैर जिम्मेदार शख्स, जो ये जानते हुए भी कि सड़क पर मौजूद लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है, गाड़ी दौड़ाता रहा। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस मामले को हादसा न समझा जाए, बल्कि मुजरिमाना गफलत को मद्देनजर रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा। योर ऑनर, वकील साहब इस बदकिस्मत हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे क्लाइंट पर डाल रहे हैं। सर, हकीकत तो ये है कि मेरे क्लाइंट तो खुद एक विक्टिम है, एक डिप्रेशन के मरीज हैं। सर, ये हादसा मुजरिमाना गफलत के बायस जरूर पेश आया, लेकिन इस मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हैं चंद और अफराद। आमना साहिबा, इस गफलत का मुर्तकिब आपका क्लाइंट है, और ये इकलौता सच है। ये अधूरा सच है। योर ऑनर, इस हादसे को किसी भी मरहले पर होने से रोका जा सकता था, किसी भी एक मरहले पर, अगर जो लोग इस हादसे की मुजरिमाना गफलत के बायस बने हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट डिप्रेशन का शिकार है और उस डिप्रेशन की हालत में इसने अपनी जान लेने की कोशिश की और मेडिसिन की ओवरडोज ली। योर ऑनर, बेहोशी की हालत में जब इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो क्या हॉस्पिटल वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या पुलिस को इत्तला की गई? क्या इसके खिलाफ FIR काटी गई? क्या इसको एक डिप्रेशन के मरीज के तौर पर लिया गया? क्या ये सोचा गया कि ये शख्स अपनी जान के लिए दोबारा खतरा बन सकता है? योर ऑनर, एक सिंपल बेसिक सी ट्रीटमेंट देकर इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इसका करीबी दोस्त, इसका बेस्ट फ्रेंड, जो वकील साहब का मुअज़्ज़ज़ गवाह था, योर ऑनर, उस मुअज़्ज़ज़ गवाह ने किस कदर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया? अपने दोस्त को बीमारी और नींद बेहोशी की हालत में गाड़ी चलाने दी। आप शायद भूल रही हैं आमना साहिबा कि गवाह ने अदालत में बयान दिया है कि उसके दोस्त ने उसे गाड़ी से उतार दिया था। जी वकील साहब, इसी बात को मैं अदालत के सामने स्ट्रेस कर रही हूँ कि इन तमाम लोगों ने गैर जिम्मेदारी बरती है, मुजरिमाना गफलत बरती है, ये जानते हुए कि रेहान इस हालत में नहीं है कि गाड़ी चला सके, कोई फैसला कर सके। इसे तो कुछ होश ही नहीं थी
योर ऑनर, मेडिकेशंस के असर की वजह से इसे तो कुछ याद तक नहीं, इसे हादसे की डिटेल्स भी याद नहीं। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने इस हालत में इसे कैसे जाने दिया? पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? और योर ऑनर, वकील साहब के गवाह ने इसको गाड़ी क्यों चलाने दी? योर ऑनर, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं इस हादसे के। मेरा क्लाइंट तो सिर्फ एक विक्टिम है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं कि अदालत में मोबाइल फोन लाना ममनू है? सर, एक मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए फ़ोन ऑन था। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वकील साहब को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इजाज़त है। जनाबे वाला, अदालत में मुदाखलत की माजरत चाहता हूं, मगर तफ्तीश में होने वाले हालिया इंकशाफ ने इस केस का रुख मोड़ दिया है। अब ये किसी गफलत या हादसाती मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक कत्ल का मामला बन गया है। कत्ल। जी हां जनाबे वाला, वो बदकिस्मत लड़की किसी हादसाती मौत का शिकार नहीं हुई है, बल्कि उसे जानबूझकर कत्ल किया। वकील साहब, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? सर, एक ऐसी लाश जिसकी अभी शनाख्त भी नहीं हो पाई है, उसकी हादसाती मौत को ये कत्ल का रंग किस तरह दे सकते हैं? आमना कबीर साहिबा, उस लड़की की शनाख्त हो गई है। उस लड़की का नाम है इरम अहमद। इरम की लाश? लेकिन रेहान ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। और ये लड़की वही है जनाबे वाला, ये लड़की वही है जिससे रेहान साहब शादी करना चाहते थे। जनाबे वाला, रेहान ने ही इरम को वहां बुलाया था ये कहकर कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मगर असल मकसद था उससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम। वकील साहब, आपकी बात में वजन नहीं है। अगर रेहान ने इतनी प्लानिंग करके इरम को वहां बुलाया कत्ल के इरादे से, तो उससे पहले इसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? क्योंकि आमना साहिबा, ये रेहान साहब एक जज्बाती शख्स है, जज्बात के हाथों मजबूर हो गए, मगर जैसे ही होश में आए तो अपने मकरू मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अस्पताल से निकल गए। ना तो इन्होंने अपनी मां का इंतजार किया और ना ही अपने दोस्त को साथ आने का। जनाबे वाला, मकतूला और मुल्जिम का मोबाइल फोन गायब है, लेकिन पुलिस को इनके मैसेजेस का रिकॉर्ड मिल गया है, जिससे ये साबित होता है कि रेहान ने ही इरम को कत्ल किया। वकील साहब, आपकी बात में वजन नहीं है। आपके कहने के मुताबिक अगर रेहान ने बहुत प्लानिंग के साथ इरम को वहां बुलाया कत्ल के इरादे से, तो फिर भला इसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? और दूसरा, आपके पास क्या सबूत है कि रेहान ने इरम को वहां बुलाया था? आमना साहिबा, हमारे पास इनके फोन के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने इरम को वहां बुलाया और कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मैं दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं नहीं, मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता। वो तो इरम से बहुत शदीद मोहब्बत करता था। वकील साहब, आप बताइए ना जैसा आपको, मेरा बेटा ये कत्ल नहीं कर सकता। आप दरखास्त कीजिए अदालत से। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। मोहतरमा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो इरम नहीं हो सकती, इरम नहीं हो सकती। अगर इरम मर गई होती तो मैं भी मर गया होता। वो इरम नहीं। यह अदालत पुलिस को मुल्जिम के खिलाफ नया चालान पेश करने की हिदायत देती है। इस केस की समाअत आइंदा पेशी तक के लिए मुलतवी की जाती है। एडजर्न।
झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें मुझसे। अब तुम्हारे लिए मशवरा यही है कि अगली पेशी से पहले अपने लिए कोई दूसरा वकील कर लो। झूठे लोगों का केस नहीं लड़ती। वकील साहब मैंने झूठ नहीं बोला। चल आजा। झूठ नहीं बोला मैंने। मेरे बच्चे का केस आप लोगों को पता था, आप सबने मिलकर झूठ बोला है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। इरम मर गई? नहीं, जिंदा है वो, जिंदा है। नहीं, मर गई वो, मर गई। मैंने मारा उसे। मैं कातिल हूं मैं इरम का, कातिल हूं मैं इरम का। मैंने मारा इरम को, मैंने मारा इरम को। हाँ भाई रो, नशा टूट रहा है क्या? तुम्हारी बीमारी का इलाज है मेरे पास, उसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे तुम्हारे। बोल, चाहिए माल? जेब खाली है क्या? फिर तो तू दुआ कर कि तुझे उम्र कैद के बजाय फांसी हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे नशई के लिए उम्र कैद सजाए मौत से बदतर है। अब दुआ कर बच्चू। मेरी बच्ची, आप उसको कमर की तारीकी में छोड़ा है, क्यों छोड़ा है उसको? बोलो। हाँ, उतार दिया है मैंने उसे कब्र की तारीकी में। जो औलाद अपने वालिदैन की बात नहीं मानती उनका यही अंजाम होता है, यही अंजाम होता है उनका, यही अंजाम होता है। ऐसे मत बोलो, मत ऐसे नहीं बोलो। वो हमारी बच्ची, हमारी बच्ची थी। अरे हमारी बच्ची थी तो मानती ना हमारी बात? क्यों हमारा मुंह काला कर कर उस रेहान के पास भाग कर गई वो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे पास से कांटा निकल आया, तुम्हारी जिंदगी से कांटा निकल गया, मेरी बच्ची। कांटा? अरे बेटी थी वो मेरी भी। जितना दुख तुम्हें है ना उतना ही मुझे भी दुख है। काश वो हमारी बात मान लेती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। ये सब बर्बाद हो गया, देखो हम दबा बर्बाद हो गए। मेरी बच्ची नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब अपनी बच्ची का हाथ गया। मेरी बच्ची को कैसे मिला दो, कैसे मिला दो? मैं नहीं रह सकती, ये सब बर्बाद हो गया। मुझे घर में कुछ नहीं दिखाई दे, मेरी बच्ची दिख रही है बस मुझे, बस खुदा के लिए कुछ भी करो, मेरी बच्ची ला दो। एक दफा तुम ले आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। साइमा क्या हुआ तुम्हें? बेटा, मैं हूँ अपने रेहान की बर्बादी की जिम्मेदार, सारा कसूर ही मेरा है। आंटी, आप इस तरह खुद को इल्ज़ाम मत दें।
हम सब जानते हैं कि रेहान गुस्से का बहुत तेज है। नहीं, अगर मैं उस दिन इरम के माँ बाप की बेइज्जती ना करती तो आज मेरा बेटा इस हाल में ना होता। अगर वो उससे मोहब्बत करता था तो मुझे इरम को कबूल कर लेना चाहिए था। आमना कभी ठीक कहती है, हम सबसे गफलत हुई है। हम सब इस जुर्म के हिस्सेदार हैं। मेरा तो बचपन का दोस्त था, मुझे तो किसी हाल में उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वही बचा सकती है मेरे बेटे को। मैं उससे बात करूंगी, मैं उसके हाथ जोड़ूंगी कि मेरे बेटे रेहान को बचा ले उसे। आंटी, आप तसल्ली रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा कैसे तसल्ली रखूं, मेरा जवान बेटा जेल में। गुड आफ्टरनून। क्या बात है मैडम, काफ़ी बिजी लग रही हैं। रेहान के केस की सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थी, वही दोबारा देख रही हूँ। रेहान का केस? लेकिन ये केस तो आप छोड़ चुकी हैं, तो फिर इसकी फुटेज देखने का क्या मकसद? छोड़ तो दिया था केस। उसकी वालिदा आई थी आज, बहुत परेशान थी। और वैसे भी एक तो बातें मेरे अपने दिमाग में भी खटक रही थी। एक तो जिस तरह प्रोसिक्यूटर ने जब नामालूम लाश की शनाख्त हो गई है और उस लड़की का नाम बताया था कि इरम है मरने वाली का नाम, तो जिस तरह से रिएक्शन था रेहान का, जिस तरह से वो सरप्राइज्ड हुआ था, मुझे नहीं लगता एक्टिंग कर रहा था। मेरा ख्याल में उसको वाकई में धचका लगा था। मैडम आप ठीक बोल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जाए वक़ूआ पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि रेहान वहाँ पर मौजूद तो था, लेकिन बिल्कुल सकते में था। मतलब उसे कुछ आइडिया नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है। पता नहीं उसके बयानात में कितनी सच्चाई है या वाकई में अदाकारी कर रहा है। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेजेस है ना, इससे मुझे लगता है कि इसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, क्योंकि बहुत जंप आ रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज में जब गाड़ी हॉस्पिटल से निकली है तो नजर आ रहा है कि डगमगा रही है। मेरे ख्याल में शहरयार अगली पेशी पर हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स बनते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास अभी भी एक एविडेंस है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसे हमें रद्द करने की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें एक मर्तबा फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और कुछ बातें कंफर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है मैडम, करते हैं ये भी। सीसीटीवी फुटेज देखो जरा। इंस्पेक्टर, ये ओपन एंड शट केस है। मुलजिम ने मंसूबाबंदी के तहत इरम का कत्ल किया और क्राइम सीन पर ड्रग के जेर असर होने का ड्रामा करता रहा, ढोंग करता रहा, ताकि ये शो कर सके कि ये महज एक हादसा है, कोई कत्ल नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उस वक्त अपने पूरे होशो हवास में था। मगर इस वाक़े से चंद घंटे कबल उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। ये भी उसी की मंसूबाबंदी का एक हिस्सा थी। देखो ना, चंद गोलियां खाई और गुरूदगी का ड्रामा करता रहा, और इसके साथ साथ अपना और मकतूला का फोन भी गायब कर दिया। लेकिन हमारे पास इन दोनों के मैसेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। ये देखें, इस मैसेज में लिखता है कि इरम, हम 2 घंटे बाद उसी जगह पर मिलेंगे जहां हर वीकेंड पर मिलते थे। आज मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा और आइंदा कभी कोई कोताही या गलती नहीं करूंगा। लोकेशन और टाइमिंग तो कंफर्म हो गई है और ये मैसेज भी हॉस्पिटल से आया है। मैडम, ये जाए वक़ूआ की तस्वीर है। पुलिस ने कुछ तस्वीरें ली हैं और कुछ 2 उन गवाहों ने जिन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। ये तो पहले दिन से पता है, पहली पेशी में भी पेश की गई थी। मैडम आप रुके तो मैं आपको इसमें एक अहम सुराग दिखा रहा हूँ। आप ये देखें ज़रा, ये
गाड़ी का दरवाजा चेक। You're right, शहरयार। खुला हुआ दरवाजा और वो दोनों सीसीटीवी फुटेजेस, ये तो अब एक सिम से इशारा कर रहे हैं। गुड जॉब, मुझसे ओवरलुक हो गया था ये। तो फिर मैडम इस बार इंक्रीमेंट पक्का है ना? इंस्पेक्टर, न सिर्फ वो इरम को कत्ल करने का इरादा कर चुका था, मंसूबाबंदी कर चुका था, बल्कि उस पल का इंतजार था उसे कि कब इरम आए और मैं अपने खानदान की बेइज्जती का बदला लूं। इरम यही समझ रही थी कि रिहाना से शादी करना चाहता था, इसलिए वो सूटकेस लेकर आई थी, लेकिन मुल्जिम का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही इरम आई और उसने गाड़ी चढ़ा दी। राइट। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। योर ऑनर, डिफेंस इस्तगासा के पेश किए गए शवाहिद और गवाहों की रोशनी में ये बात साबित करेगी कि रेहान साहब पर लगाए गए दोनों इल्जामात, मुजरिमाना गफलत और कत्ले अमद, दोनों ही बेबुनियाद हैं। योर ऑनर, पहली पेशी में वकील साहब ने अदालत के सामने 2 सीसीटीवी फुटेजेस रखी थी। पहली सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल से निकलने के फौरन बाद की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी चलाने वाले के कंट्रोल में नहीं है। गाड़ी डगमगाती हुई सड़क पर जा रही है, लेकिन 1-1.5 मिनट के वक्फे के बाद यही गाड़ी एक और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखी जा सकती है, एक और सड़क पर, जहां पर गाड़ी ड्राइवर के मुकम्मल कंट्रोल में है और ड्राइवर अपने मुकम्मल हवासों में है। यहां तक कि जब एक मोटरसाइकिल सवार एकदम से गाड़ी के सामने आता है तो ड्राइवर ने फौरन से ब्रेक्स लगाई और उस मोटरसाइकिल सवार की जान बचाई। योर ऑनर, डिफेंस ये सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी शदीद गुनूदगी की कैफियत से कैसे बाहर आ सकता है और गाड़ी। आमना साहब, यही हम साबित करना चाह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि ये शख्स हवास में था। कानून को गुमराह करने के लिए इसने गुनूदगी का सहारा लिया, उस गुनूदगी की एक्टिंग की। अदालत की याद दहानी के लिए मैं उस मेडिकल रिपोर्ट का भी तस्करा करूंगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि रेहान साहब का स्टमक वॉश किया गया था और फाइंडिंग्स ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में स्लीपिंग पिल्स खाई थी। इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में सर ये बात तय होती है, रेहान साहब गुनूदगी की एक्टिंग नहीं कर रहे थे, ये वाकई में अपने हवासों में नहीं थे। योर ऑनर, अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद रेहान साहब गुनूदगी से बाहर आ गए और फिर इन्होंने इरम को मैसेज किए ताकि अपनी प्लानिंग के तहत उसको कत्ल कर। और जब इरम आ गई तो इन्होंने अपनी गाड़ी से इरम को रोंदा। यह खुदकशी का ड्रामा भी कत्ल करने की प्लानिंग का एक हिस्सा था, ताकि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो साबित हो सके कि यह हादसा था, कोई कत्ल नहीं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट खुदकशी का ड्रामा नहीं कर रहा था, वो वाकई में गुनूदगी की हालत में था। और जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक झटके से गाड़ी रुकी, उसी गुनूदगी की हालत में ये गाड़ी से निकला और गाड़ी के सामने इसने एक लाश पड़ी देखी और ये अभी हैरानी की हालत में ही था कि ये क्या हुआ कि एकदम से सड़क पर कुछ लोग जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। योर ऑनर, इसी मौके पर कुछ तस्वीर खींची गई। कुछ तस्वीर तो उन लोगों ने खींची जो उस वक्त सड़क पर मौजूद थे और कुछ तस्वीर पुलिस ने वहां पहुंचकर खींची और वो तमाम तस्वीर पिछली पेशी में अदालत के सामने पेश की गई। योर ऑनर, उन्हीं तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलता है। योर ऑनर, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि पिछली पेशी में वकील साहब के गवाह आमिर साहब ने यह बयान दिया था कि रेहान गाड़ी में अकेला था। तो फिर पैसेंजर सीट का दरवाजा किसने खोला? योर ऑनर, इस मामले पर रोशनी डालने के लिए मैं इन्हीं के गवाह आमिर को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। आमिर
साहब, आपने पिछली पेशी में अदालत के सामने बयान दिया था कि आप हॉस्पिटल से रेहान के साथ निकले थे और जब गाड़ी में बैठे तो आपका और रेहान का झगड़ा हुआ और उसने आपको वहीं पर हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी से उतार दिया था। वो हॉस्पिटल से कुछ दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी जहाँ रेहान ने मुझे उतारा और फिर वो वहाँ से चला गया था। आपने तो पिछली दफ़ा कुछ और कहा था कि हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर गेट पर आप लोगों का झगड़ा हुआ था। क्या तब गलत बयानी से काम लिया था? जी वो मुझे सही याद नहीं था। तो अभी अब आप अदालत के सामने क्या बता रहे हैं कि आपको रेहान ने किस मुकाम पर उतारा था गाड़ी से? जैसे आपको बताया मैंने, रेहान ने हॉस्पिटल से थोड़ा सा दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी, बस वहाँ मुझे उतारा और फिर वो चला गया। चले, अगर आपको पुरानी फैक्ट्री के पास उतारा था तो उस वक्त रेहान की कैफियत कैसी थी और क्या वो गाड़ी ठीक चला रहा था या नहीं? जी वो रेहान गुनूदगी की हालत में था और गाड़ी भी डगमगा रही थी और रेहान ने मुझे कहा था कि वो इरम से अकेले मिलना चाहता है। तो वो आपको वहाँ छोड़कर अकेला निकल गया? जी। और आप उसके बाद सीधा अपने घर गए? जी। आपका फ़ोन आपके साथ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए, आपको ये याद है कि आप इस पुरानी फैक्ट्री पर उतरने के बाद कहाँ गए थे? अपने घर गया था। सीधा अपने घर गए थे, कहीं और नहीं गए? नहीं। लगता है आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि योर ऑनर आमिर साहब के सेलफोन रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल एक अलग कहानी बयान करते हैं और जो कहानी इनके सेलफोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन से मालूम होती है उससे तो इस केस की बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। योर ऑनर, अदालत के सामने हम ये सेलफोन रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। योर ऑनर, ये है आमिर साहब की सेलफोन लोकेशन का रिकॉर्ड। सर, इस सेलफोन लोकेशन से मालूम होता है कि आमिर साहब वारदात के रोज रेहान के साथ हॉस्पिटल गए और रेहान के साथ ही ये उस गाड़ी में हॉस्पिटल से निकले। गाड़ी हॉस्पिटल से चंद कदमों के फासले पर जाकर रुकी और आमिर साहब गाड़ी से उतरे, लेकिन उतरकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए और रेहान को पैसेंजर सीट पर जाकर बिठाया। और इस बात का सबूत वही जाए वारदात की तस्वीर हैं जिसमें पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। अगर उस साइड पर कोई बैठा हुआ नहीं था तो दरवाजा किसने खोला? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी आमिर साहब चला रहे थे और वही सीसीटीवी फुटेजेस जिसमें नजर आता है कि हॉस्पिटल से निकलते हुए वो गाड़ी डगमगा रही है, लेकिन अगली ही सड़क पर नजर आ रहा है कि गाड़ी स्टेडी है, ड्राइवर के कंट्रोल में है। ये डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि इतनी सी देर में गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर स्विच हो चुके थे। अब पैसेंजर सीट पर रेहान बैठा था और ड्राइवर सीट पर आमिर बैठा था। योर ऑनर, इस पूरी वारदात में आमिर रेहान के साए की तरह उसके साथ साथ रहा। रेहान के सेलफोन से भेजा जाने वाला वो सेलफोन मैसेज जिसको इस पूरी वारदात की प्लानिंग का हिस्सा कहा जा रहा है। योर ऑनर, जिस वक्त रेहान के सेलफोन से वो मैसेज भेजा गया उस वक्त तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रेहान अंडर ट्रीटमेंट था। तो फिर रेहान के सेलफोन से मैसेज किसने भेजा? योर ऑनर, वही शख्स जो रेहान के साथ साए की तरह चिमटा हुआ था, हॉस्पिटल से लेकर जाए वारदात तक, जिसकी गवाही ये सेलफोन लोकेशंस और ये सेलफोन रिकॉर्ड दे रहा है। योर ऑनर, कटहरे में खड़े इस इंसान के सेलफोन रिकॉर्ड्स चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मैं ही मुजरिम हूँ, मैं ही मुजरिम हूँ। थैंक यू सर। नहीं जज साहब, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुझ पर, ये सरासर झूठ है सर। तमाम फोन रिकॉर्ड से ये बात साबित हो रही है कि तुम अपने दोस्त के साथ साथ थे, फिर तुमने अदालत को झूठा बयान क्यों दिया? क्या तुम्हारी खामोशी को इकरार जुर्म समझा जाए? बताओ, तुमने इरम अहमद का कत्ल क्यों किया? हाँ, ये सच है, मैंने ही इरम का कत्ल किया है। मगर क्यों? क्या बिगाड़ दोस्त बेचारी है तुम्हारा? क्यों किया तुमने उसका कत्ल? ऑर्डर, ऑर्डर। आप खामोश रहिए, मैं सवाल कर रहा हूँ। बताओ, तुमने इरम अहमद का कत्ल क्यों किया? क्योंकि उसने मेरी मोहब्बत की तजलील की थी। हाँ, मोहब्बत करता था मैं इरम से, लेकिन वो रेहान को चाहती थी। जब इरम के घर वालों ने रिश्ता ठुकराया, मैंने फिर कोशिश की, बहुत समझाया बुझाया। क्या रेहान को भूल जाऊं और तुमसे शादी कर लूं?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो, यहाँ सब सुन लेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, और तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गाड़ी नहीं है मेरे पास, बंगला नहीं है इसलिए? जी नहीं, क्योंकि तुम एक पस जहनियत के इंसान हो। भूल गए रेहान के एहसानात को? तुम अपने एक दोस्त के पेट में खंजर घोंप रहे हो। घृणा आ गया मुझे तो तुमसे। मेरी बात सुनो, ये मुझसे शादी कर लो। छोड़ो मेरा हाथ। शादी और तुम जैसे इंसान से मर जाना पसंद करूंगी मैं। उस रोज हॉस्पिटल से निकलने के बाद रेहान गाड़ी में बैठा, उसके साथ मैं भी गाड़ी में बैठा। रेहान काफ़ी गुनोदगी की हालत में था। थोड़ी सी गाड़ी चलाई और आगे रोक दी। फिर मैं ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और रेहान को पैसेंजर सीट पर आके बिठा दिया। इसके बाद मैंने गाड़ी ड्राइव की। पहले ही मैंने इरम को मैसेज कर दिया था रेहान के मोबाइल से कि तुम मेरा बस स्टॉप पे वेट करो। जैसे ही मैंने इरम को सामने पाया मैंने उसको गाड़ी से कुचल दिया। फिर मैं गाड़ी से उतरा और रेहान को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। रेहान का मोबाइल तो पहले से ही मेरे पास था। इसके बाद इरम का मोबाइल लेकर मैं वहाँ से चला गया ताकि अगर पकड़ा भी जाए तो रेहान पकड़ा जाए। मैंने जो किया मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। वकला की बहस, शवाहिद और मुल्जिम आमिर के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला इरम अहमद का कत्ल मुल्जिम आमिर ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसका तमाम तर इल्ज़ाम रेहान अली पर आ गया। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत मुल्जिम आमिर सिद्दीक़ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम रेहान अली को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।